मित्रों, अब तक की सीरीज में हमने मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव टूल समझ लिए। अब इस वाले वीडियो में हम पिछले एक वर्ष के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी जो हर दो महीने में अपडेट की जाती है उसमें क्या एक ट्रेंड रहा और उसे बनाने की प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव आए वो समझेंगे। एज सच मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के तीन तरीके या फोकस एरिया होते हैं। पहला, सिंगापुर और इस प्रकार की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज, तो उनकी सेंट्रल बैंक के दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती है कि कैसा करके हम अपने लोकल करेंसी का सप्लाई इस प्रकार से रखें कि ये डॉलर और यूरो के सामने उसका एक स्पेसिफिक रेट मेंटेन रहे ताकि वहाँ की एडवांस इकोनॉमी की प्रजा को हमारा माल सस्ता दिखे और ज़्यादा एक्सपोर्ट होता रहे। तो इस प्रकार से बनाने जाने वाली एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी है। सेकंड इज मल्टीपल इंडिकेटर मेथड, जो भारत ने आज़ादी के बाद कई वर्षों तक रखा, जहां पर कि सेंट्रल बैंक का फोकस ये रहता है कि मैं मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट इस प्रकार से सेट करूं ताकि मैक्सिमम ग्रोथ रहे, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, प्राइस स्टेबिलिटी रहे इन टर्म्स ऑफ WPI CPI, और साथ ही साथ एक्सचेंज रेट में भी स्टेबिलिटी रहे ताकि अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह बराबर रहे। तो दैट इज मल्टीपल इंडिकेटर मेथड जो काफी समय तक चली। एंड अवर लेटेस्ट मेथड इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि अर्जुन की तरफ बस एक मछली की एक आंख पे ही फिक्स रहो आप, कि ये सब कुछ भूल जाओ बाकी की चीजें, केवल महंगाई को 2% to 6% के बीच में आप टारगेट कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो अपने आप ही ये ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, वो सारी चीजें दे विल फॉल इन लाइन और वो बढ़िया हो जाएगा। आपने केवल इन्फ्लेशन को ही टारगेट करना चाहिए। कुछ एडवांस इकोनॉमी के अंदर उनकी रिजर्व बैंक ने इस प्रकार की पॉलिसी अपनाई और वहां बढ़िया काम हुआ, तो उसको देखते हुए भारत के अंदर भी अब ये सिस्टम लागू की गई है। वर्ष 2013 के अंदर रघुराम राजन ही बिकम्स द गवर्नर ऑफ RBI और उन्होंने ये उर्जित पटेल कमेटी का गठन किया कि भारत के अंदर ये जो मौद्रिक नीति बनाई जाती है उसके अंदर वो बनाने की प्रक्रिया में कुछ सुधार करना है, आप हमको सजेशन करिए। उर्जित पटेल गिव वेरियस रिकमेंडेशन और उनको लागू करने के लिए वर्ष 2016 के अंदर सरकार ने RBI एक्ट के अंदर ही सुधार किया, जहां पर कि एक नई स्टैट्यूटरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई एंड स्पेसिफिकली कानून में ही लिख दिया कि ये इनका काम रहेगा आपसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना है। स्पेसिफिक जो अपना तीसरा वाला मेथड था वो अब से लागू करेंगे। उसके बाद सितंबर 2016 में उर्जित पटेल नए गवर्नर बनते हैं और उसके बाद अक्टूबर 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी जब अपडेट होती है, दैट वाज उर्जित पटेल्स फर्स्ट पॉलिसी और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसकी भी फर्स्ट पॉलिसी। नाउ स्टैट्यूटरीली इनके ऊपर एक बात थोपी गई है कि साल 2016 से लेके साल 2020 ये 5 सालों के कार्यकाल में आपने महंगाई दर CPI ऑल इंडिया उसको 2% से लेके 6% ये फ्रेम के बीच में आपने महंगाई को काबू करना है। अब क्योंकि कानून में सुधार करके ये सारी चीजों को लागू किया गया है, देयरफॉर इन UPSC जनरल स्टडीज मेंस पेपर 2 स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडीज, वहां पर ये चीज जरा पढ़नी पड़ेगी। तो मित्रों, RBI एक्ट के अंदर एक नया सेक्शन ऐड किया गया साल 2016 में, सेक्शन 45ZB। वहां पर यह बोला गया है कि केंद्र सरकार एक मॉनेटरी पॉलिसी का गठन करेगी, उसके अंदर ये लोग शामिल होंगे। आगे की स्लाइड में आ रहा है। दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इट विल डिटरमाइन द पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट क्या है? रेपो रेट इज अवर पॉलिसी रेट टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट, महंगाई से लड़ने के लिए। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो भी सिफारिश करे दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द रिजर्व बैंक, उस हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज वन टाइप ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका स्ट्रक्चर क्या है? RBI का गवर्नर इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। एक्स ऑफिशियो मतलब ये उर्जित पटेल इकोनॉमिस्ट हैं, इसके लिए उनको इसका चेयरमैन नहीं बनाया गया, बट बिकॉज ही इज सिटिंग एज द गवर्नर ऑफ RBI, इसलिए अपने आप वो पद के कारण वो बन जाते हैं, दैट इज द एक्स ऑफिशियो। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इज उर्जित पटेल। इसके अलावा RBI की साइड से देखिए RBI के अंदर एक गवर्नर होता है और उसके नीचे 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो उनमें से जो डेप्यूटी गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी विभाग का काम देख रहा है वो भी इस कमेटी में शामिल होगा। तो अभी के लिए दिस इज डेप्यूटी गवर्नर R गांधी, तो उनको भी एक कमेटी में शामिल किया। इसके अलावा RBI का सेंट्रल बोर्ड वो RBI के किसी एक अफसर को नामांकित करेगा, वो भी आके कमेटी में बैठेगा। तो अभी के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइकल पात्रा, ही इज ऑल्सो इन हियर। तो मतलब RBI के साइड से कितने लोग हुए? उर्जित पटेल खुद, डेप्यूटी गवर्नर यानी 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 3 लोग हैं। उसके सामने सरकार भी अपनी तरफ से कुछ लोगों को नामांकित करेगी। एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के चेतन घाटे, देन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पेमी दुआ एंड IIM अहमदाबाद के इकोनॉमिक्स प्रोफेसर रविंद्र ढोलकिया।
सरकार की तरफ से जो 3 लोगों को नामांकित किया गया है उनका कार्यकाल कानून में ही लिख दिया है 4 साल का रहेगा और उनको वापस रीअपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। उसके विपरीत उर्जित पटेल तो उनको गवर्नर बनाया गया है 3 सालों के लिए। तो मतलब ये हो सकता है कि उनके बाद कोई अलग रिप्लेसमेंट आ जाए, देन स्टिल दिस ऑरेंज कलर पीपल विल कंटिन्यू। एक और बात, ये 3 लोगों को सरकार ने नामांकित किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार जो बोले उसी प्रकार उन्होंने सारा काम मीटिंग में करना है, नहीं। दे विल प्रोवाइड देयर एक्सपर्ट एडवाइस एंड ओपिनियन टू दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अगर सरकार को लगता है कि हमारी कुछ समस्याओं को भी इस कमिटी में रखना है, देन दे हैव टू सेंड दोज थिंग्स इनटू राइटिंग, ताकि ऐसे मुंह बोल के वो उनके ऊपर दखल ना कर सके। कुल मिला के 6 लोग हैं। तो अगर मान लीजिए वोटिंग किसी चीज पे हुआ कि हमने रेपो रेट बढ़ाना चाहिए या कम होना चाहिए, तो 3 लोग फेवर में और 3 लोग अगेंस्ट में करेंगे, तो क्या हुआ, टाई हो गई। इस केस में कास्टिंग वोट किसके पास होगा, उर्जित पटेल मतलब गवर्नर के पास होगा। एंड ये कमिटी जब मीटिंग में मिलना हो, देन मिनिमम कोरम इज 4 मेंबर्स, कम से कम 4 लोग हाजिर होने चाहिए इंक्लूडिंग द गवर्नर, क्योंकि विदाउट हिम इट कैन नॉट वर्क। और वहां पर भी 4 लोग आए, 2 लोगों ने इस तरफ 2 लोग उस तरफ वोटिंग किया, अगेन कास्टिंग वोट किसके पास होगा, गवर्नर के पास होगा। नाउ पैरेलल टू दिस आप जरा कंपैरिजन में पॉलिटी भी पढ़ लेना कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कास्टिंग वोट किसके पास होता है। यहाँ तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कुल 6 मेंबर है और कोरम इज 4 मेंबर्स, मिनिमम दैट मेनी हैव टू बी प्रेजेंट। तो उसके विपरीत पार्लियामेंट में कोरम क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, एंड सो ऑन, वो जरा आप देख लेना। आरबीआई के गवर्नर का सिलेक्शन कैसे होता है वो आगे क्लासिफिकेशन एवोल्यूशन वाले लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए कि ये जो 3 ऑरेंज कलर के सरकार द्वारा नामांकित लोग आए उनका सिलेक्शन कैसे होता है, तो वो भी सारी चीज आरबीआई एक्ट के अंदर ही उन्होंने प्रोवाइड कर दी है कि देयर विल बी वन सर्च कम सिलेक्शन कमिटी अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरी, और वो लोग नाम पसंद करके सरकार को देंगे और वो लोग फिर वहां पर बैठेंगे। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के मेंबर बनने के लिए, तो ये सारा है, अपने लिए काम का नहीं, बैंक की परीक्षा में हो तो देख लेना। ये सेक्शन काम का है। एक सेक्शन 45ZA, वहां स्पेसिफिकली बोला गया है कि केंद्र सरकार आरबीआई के साथ विमर्श करके हर 5 सालों के लिए इन्फ्लेशन का एक टारगेट तय करेगी इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो क्योंकि कानून में बोला है तो इस प्रकार से गैजेट नोटिफिकेशन सरकार ने दे भी दिया है कि साल 2016 से लेकर 2020 तक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो 2020 खत्म कब होगा, 31 मार्च 2021 को, कि 5 वर्ष के लिए महंगाई दर हमने काबू में रखना है 2% से लेके 6% तक। इन अदर वर्ड्स 4% मिड पॉइंट विथ अ स्प्रेड ऑफ +2 -2%। 4 - 2 तो 2 हो गया, 4 + 2 तो 2 हो गया, 6%। तो 4 ± 2% ऐसा भी बोल सकते हैं, अदरवाइज आसान है, 2 से 6 के बीच में कंट्रोल करना है। आगे विद इन दिस आरबीआई एक्ट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए भी प्रावधान किए गए हैं कि ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जितनी बार बैठे उसके बाद जो जो वहां पर चर्चा विमर्श हुआ, कौन से मेंबर ने फेवर में बोला, कौन से अगेंस्ट ने बोला, वो सारी बातें मतलब मिनट्स ऑफ द मीटिंग वो मीटिंग के 14वें दिन में रिलीज कर देनी पड़ेगी पब्लिक में, उसको वेबसाइट में अपलोड करना पड़ेगा। सेकंड, हर साल कम से कम 4 मीटिंग होनी चाहिए। अब उसके विपरीत पार्लियामेंट में क्या होना चाहिए वो आप देख लेना कि कितने साल में मिनिमम सेशन होने चाहिए। थर्ड, हर 6 महीने पर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा कि ये हमारे प्रोजेक्शन है, इतना इतना काम हुआ। सरकार को अगर कोई भी इच्छा है ये कमिटी को कुछ बोलने की, देन दे हैव टू सेंड द मैसेज इन राइटिंग, ताकि अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि सरकार अच्छा इलेक्शन आ रहा है तो आप सस्ता लोन कर दो ताकि लोग सब किसान वगैरह खुश हो जाएं, ऐसा कुछ वो लिख के ही देना होगा, मुंह बोला कुछ भी माना नहीं जाएगा। एंड लास्टली, ये जो टारगेट फिक्स किया गया है अगले 5 सालों के लिए कि 2 से 6% के बीच हमने महंगाई दर को काबू में करना है, मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी ऐसा करने में विफल रहे तो उन्होंने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजना होगा कि ये कारण से हम लोग विफल रहे और आगे हम ये दवाइयां करने वाले हैं और फिर हम ये ब्रैकेट के अंदर महंगाई को मेंटेन करेंगे। सो लाइक दैट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के भी प्रोविजन आरबीआई एक्ट में किए गए हैं। मित्रों, पिछले वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी के अलग अलग क्वांटिटेटिव टूल्स की मदद से हम कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से लड़ सकते हैं वो हमने पढ़ लिया है। बट बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी में पॉलिसी रेट क्या है, रेपो रेट। तो ये रेपो रेट की मदद से महंगाई से लड़ना हो तो क्या करना चाहिए, वी हैव टू इंक्रीज द रेपो रेट, और अगर डिफ्लेशन से लड़ना है तो वी हैव टू डिक्रीज द रेपो रेट। बस इतना आप याद रखिए ताकि आगे अभी जो जो स्लाइड आ रही है उसमें आपको आसानी से पता चले क्या हो रहा है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद
से लेके अब तक मॉनेटरी पॉलिसी में क्या रुख रहा, पॉलिसी रेट का, रेपो रेट का, वो देख लेंगे। एंड देन वी विल मूव टू द स्पेसिफिक कि पिछले एक वर्ष में बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में क्या ट्रेंड रहे हैं। तो ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आने से पहले दिस रेपो रेट यूज्ड टू बी समवेयर अराउंड 9%, बट क्योंकि वो सब प्राइम क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके अंतर्गत ऑटोमोबाइल सेल्स, आईटी वगैरह के अंदर बहुत मंदी आ गई थी। तो आरबीआई को लगा कि हमने ब्याज दर सस्ते करने चाहिए ताकि लोग जमकर खरीदारी करें और ये सभी सेक्टर में थोड़ा बूस्ट आ जाए, डिमांड बढ़े। तो उसके लिए उन्होंने ये 9% से घटाते घटाते 475 तक लेके आए। लेकिन उसके बाद वापस महंगाई की समस्या चालू हो गई। तो महंगाई से लड़ने के लिए आपको पता है क्या करना चाहिए, वी हैव टू हाइक द रेपो रेट, इंक्रीज द रेपो रेट। तो वो किया गया, तो अप टू 8.5% तक ले गए। फिर वापस उनको लगा कि थोड़ा नहीं, डिमांड भी बूस्ट करना है, तो थोड़ा सस्ता कर दिया। और इस प्रकार से ये ट्रेंड चला फ्रॉम 2008 टू 2013। तो इस प्रकार से हर 45 डेज पर मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू किया जाता था। कुछ बार वो ऐसा करेंगे कि पॉलिसी रेट बढ़ाएंगे, कभी कम करेंगे, कभी उतना ही रखेंगे। सीआरआर, एसएलआर वगैरह में भी कुछ कुछ सुधार बोले जाएंगे। सो एवरी 45 डेज दे वुड अपडेट द पॉलिसी। फिर 2013 में रघुराम राजन बिकम्स द गवर्नर और उन्होंने सिस्टम किया कि 45 डेज नहीं, एवरी 60 डेज वी विल अपडेट, ताकि थोड़ा ज्यादा समय रहे तो हमको पता चले कि द पॉलिसी रेट कैन परकोलेट डाउन टू द इकोनॉमी। खैर, तो उन्होंने भी आके फिर, क्योंकि उस वक्त भी 2013 में देयर यूज्ड टू बी अ प्रॉब्लम ऑफ डबल डिजिट इन्फ्लेशन, उससे लड़ने के लिए उन्होंने भी रेपो रेट बढ़ाते बढ़ाते 9% तक ले गए। लेकिन फिर कि इकोनॉमी में सस्ता लोन भी मिलना चाहिए ताकि उद्योगों को डिमांड सामने दिखता रहे, तो धीरे धीरे वो कम भी किया, 8%, 775, 725 एंड सो ऑन। धीरे धीरे करते 2016 तक वो लेके आए 650 तक। अब क्या रेपो रेट में कुछ बदलाव करने से हम सच में क्या महंगाई से लड़ सकते हैं? अगर ऐसा कुछ समझना हो या साबित करना हो तो रेपो रेट का ग्राफ के साथ साथ आपने महंगाई वाले ग्राफ को भी देखना चाहिए पैरेलल। तो आप ऊपर रेड लाइन को फॉलो करें, दैट इज द रेपो रेट। तो 8%, 775 ऐसा चल रहा है और नीचे आप देखिए कि महंगाई दर दिखा रहे हैं। तो उर्जित पटेल कमेटी ने यह बोला था कि अगर आप महंगाई दर से रेपो रेट को ज्यादा ऊंचा रखेंगे तो धीरे धीरे महंगाई अपने आप काबू में आ जाएगी, और जैसे वो काबू में आने लगे तो आप धीरे धीरे रेपो रेट भी कम करना शुरू करिए ताकि सस्ता लोन मिले तो जनता जमकर खरीदारी करे और उद्योगों को डिमांड इकोनॉमी में दिखता रहे। तो आप पाएंगे कि ये देखिए दोनों ही ग्राफ मतलब उस लॉजिक के हिसाब से चल रहे हैं। जब रेपो रेट हाई था तो धीरे धीरे महंगाई काबू में आती है, और जैसे महंगाई काबू में आती है तो रेपो रेट को थोड़ा कम किया जाता है टू बूस्ट द ग्रोथ एंड डिमांड। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से लेके मतलब 2015 तक का एक ओवरऑल पिक्चर हमने देख लिया। अब लास्ट वन फाइनेंशियल ईयर के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या रुख रहा वो जरा डिटेल में पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि 2013 में डॉक्टर रघुराम राजन गवर्नर बनने के बाद हर 60 डेज पे पॉलिसी अपडेट किया जाता है, एंड वी आर फोकसिंग ऑन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होता है? अप्रैल में। तो सबसे पहला पॉलिसी कब आया होगा अपडेट? इन अप्रैल 2016। उसके बाद हर 2-2 महीने पे 60 डेज पे अपडेट होता है। तो दूसरा पॉलिसी कब आया होगा? जून 2016 में, तीसरा अगस्त 2016 में, चौथा अक्टूबर 2016 में, फिर पांचवा दिसंबर में, और छठा फरवरी 2017 में। क्यों? फाइनेंशियल ईयर तो आप समझते हैं ना 31 मार्च तक चलेगा। तो मित्रों 2016 फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट आया इन फरवरी 2017। तो उस लॉजिक से आप सोचिए कि 2015 का लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट कब आया होगा? इन फरवरी 2016 बराबर। सो दैट वाज देयर सिक्स्थ पॉलिसी। मतलब क्योंकि बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैक्सिमम कितनी अपडेट होती है? 6 बार अपडेट होती है। एंड बिकॉज मैंने आपको बताया कि पॉलिसी कॉरिडोर में केवल रेपो रेट को बदला जाता है, उस हिसाब से एमएसएफ एंड रिवर्स रेपो रेट अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। सो वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दिस रेपो रेट। आगे रघुराम राजन का कार्यकाल क्या था 2013 से लेके 16 तक? तो एज सच इन सितंबर 2016 उसका कार्यकाल खत्म होने वाला था। तो उसके पहले तक की पॉलिसी उन्होंने बनाई थी, मतलब अगस्त 2016 तक का उनका कार्यकाल। उसके बाद सितंबर 2016 में उर्जित पटेल बिकम्स द 24th गवर्नर ऑफ आरबीआई, और उससे पहले उर्जित पटेल आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे। तो मतलब डिप्टी गवर्नर से गवर्नर बनने वाले वो आरबीआई के इतिहास में 8वें व्यक्ति है। खैर, सो सितंबर के अंदर ये उर्जित पटेल बिकम्स द गवर्नर, और उसके बाद जो अक्टूबर 2016 में चौथे नंबर की बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली थी, सो दैट वी विल से कि भाई उर्जित पटेल की पहली पॉलिसी रही।
और उसी वक्त आपको पता होगा, मैंने आगे पढ़ा है आपको, कि आरबीआई एक्ट के अंदर सेक्शन 45Z भी इंसर्ट करके बोला गया कि देयर विल बी वन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हेडेड बाय द गवर्नर। तो उन्होंने भी काम उसी वक्त शुरू कर दिया। मतलब कि ये अक्टूबर 2016 में जो चौथे नंबर की मॉनेटरी पॉलिसी बनी, दैट इज द फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी क्रिएटेड बाय उर्जित पटेल एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। और फिर उन्होंने आगे आगे काम किया। उर्जित पटेल को भी 3 साल का कार्यकाल दिया गया है। सो फ्रॉम 2016 टिल 2019 सितंबर वो काम करते रहेंगे। अभी एक एक मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू लेते हैं। 2015 की अंतिम मॉनेटरी पॉलिसी कब बनी थी? फरवरी 2016 में। उस वक्त रेपो रेट था 675। उसके बाद 2016 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कब बनी? अप्रैल 2016 में। तो मुझे देख के बताइए कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या होगी? आरबीआई कट्स द पॉलिसी रेट बाय हाउ मेनी बेसिस पॉइंट्स? सोचिए, 675 है, उससे कम करके कर दिया 6.50। तो मतलब आरबीआई या रघुराम राजन हैज कट द पॉलिसी रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। और ऐसा करने के क्या कारण दिए गए? राजन भाई ने बोला कि रियल एस्टेट के अंदर देयर इज लार्ज नंबर ऑफ अनसोल्ड इन्वेंटरीज, मतलब मकान, बिल्डिंग, अपार्टमेंट तो बना दिए गए हैं लेकिन लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं। तो वो खरीदारी करने के लिए क्या करना चाहिए? होम लोन सस्ते करने पड़ेंगे, राइट? सो देयरफॉर आई एम रिड्यूसिंग दिस रेपो रेट विथ अ होप दैट बैंक वाले भी अपने स्पेशली होम लोन्स को थोड़ा सस्ता करें और ये रियल एस्टेट के अंदर थोड़ा तेजी आ जाए। सेकंड, एज सच मित्रों, इलेक्शन सीजन के अंदर लोग डिपॉजिट में से ज़्यादा पैसा बाहर निकाल लेते हैं। वन इज जेन्युइन रीजन कि ये जो मर्चेंट्स वगैरह हैं उन्होंने कुछ नए पोस्टर बैनर वगैरह छपवाने का जो प्रिंटिंग पब्लिशिंग का काम करते हो। एंड सेकंड इज ये जो भी क्षेत्रीय प्रादेशिक पार्टियां होती हैं तो उन्होंने अपने चाचा भतीजे के नाम पे जो भी 2 नंबर का पैसा बैंकों में रखा होगा वो निकाल लेंगे, ठीक, इलेक्शन सीजन में सबको दारू पिलाने के लिए वगैरह। सो देयरफॉर इन इलेक्शन सीजन डिपॉजिट से पैसा बहुत बाहर निकलने लगता है। लेकिन रघुराम राजन ने जो प्रोजेक्शन मारे थे उससे भी 50 to 60,000 करोड़ रुपीस ज्यादा बाहर निकल गए। तो आप याद करो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि आलोकनाथ 100 रुपये बैंक में डालेंगे तभी जाके वो एक्सपांड हो पाएगा, राइट? लेकिन यहाँ तो अब सारे लोग अपना पैसा मतलब कि बाहर निकाल रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर मनी मल्टीप्लायर वाज गेटिंग अफेक्टेड। तो बैंकों के पास हाथ में पैसा रहना चाहिए लोन में घुमाने के लिए। सो दैट वाज अनदर रीजन कि मैं ये पॉलिसी रेट कम कर रहा हूँ, ताकि बैंकों, खैर कोई नहीं, डिपॉजिट में पैसा जा रहा है, देन यू स्टिल फ्रॉम दिस साइड यू कैन टेक द रेपो लोन्स। उसी वक्त ये अप्रैल 2016 में राजन भाई ने पॉलिसी कॉरिडोर को ही नैरोड इट फ्रॉम 1% टू 0.5%। मतलब एमएसएफ और रिवर्स रेपो जो पहले होता था, मैंने पिछले वीडियो में बताया, आपको पता होना चाहिए। सीआरआर, एज सच सीआरआर वाज केप्ट एट 4%, लेकिन जो फोर्टनाइट के लिए आपने सीआरआर मेंटेन करना पड़ता था, तो ऐसा पहले नियम था कि अप टू 95% आपने मेंटेन करना पड़ेगा, जो भी आपके ऊपर है। मान लीजिए 4 करोड़, तो उसका 95% तक डेली आपने मेंटेन करना पड़ेगा। उसको रिलैक्स करके राजन भाई ने बोला कोई नहीं, अप टू 90% यू हैव टू मेंटेन, मतलब थोड़ा ब्रीदिंग रूम, उतना अगर इमरजेंसी हो तो आप किसी को लोन में देना पड़ा या किसी ग्राहक को विड्रॉल में यू कैन डू। उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी में उन्होंने पीयर टू पीयर लैंडिंग के बारे में बात करी। वो क्या है आगे फ्यूचर लेक्चर्स में विल सी। डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना है, साइबर सिक्योरिटी रखनी है, उसके लिए विजन 2018 लॉन्च किया गया। अब वो भी डिजिटल पेमेंट वगैरह की जो बातें हमने पुराने वीडियो में कर ली थी वो आ गया, तो मैं वापस उसमें नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरे कार्यकाल में एनपीए की समस्या और उसका पूरा क्रिटिसिज्म चल रहा था। तो मीडिया की तरफ से, जनता की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये दबाव था कि जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने लोन डिफॉल्ट किया है उनके नाम आप वेबसाइट पे रख के यू नेम देम एंड शेम देम। तो उस पर रघुराम राजन ने ये बोला कि सभी डिफॉल्टर्स के नाम हम इस प्रकार से प्रस्तुत नहीं कर सकते, बिकॉज सम ऑफ देम आर जेन्युइनली, उन्होंने कोशिश तो की थी लेकिन बिजनेस फेल हो गया, सो दे कुडंट, तो उनको भी हम फजीयत करें, दैट इज नॉट राइट थिंग। खैर, सो दैट वाज द फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ 2016। उसके बाद सेकंड मॉनेटरी पॉलिसी 2 महीने बाद अपडेट किया था, तो जून 2016 में। अब ग्राफ को देख के आप बोलिए क्या हुआ? सेंट्रल बैंक होल्ड्स द रेपो रेट 6.5% था, उतना ही, कोई चेंज नहीं किया। कारण क्या दिए? राजन भाई ने बोला कि मैंने पहले जो रेपो रेट सस्ता किया था उसकी अपेक्षा बैंक वालों ने अपने ब्याज दर लोन के वो बराबर कम नहीं किए अभी तक, सो आई एम वेटिंग टिल दे रिड्यूस देयर लोन रेट्स फर्दर, उसके बाद कुछ सोचेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर का अपडेट आया अगस्त 2016 में। अब क्योंकि सितंबर 2016 में रघुराम राजन का कार्यकाल समाप्त हो रहा था
और उन्होंने बोला कि मुझे अब वापस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना। सो दैट वाज हिज लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी। और उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर हेडलाइन से समझ में आ जाएगा, आप ग्राफ में देखिए 6.5 था, उसको 6.5 ही रखा। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कीप्स द रेट्स ऑन होल्ड एज राजन डिपार्ट्स, ये हेडलाइन बन गया। अब इसका क्या कारण दिया गया? अगेन एक तो यही कि मैंने जो अब तक इतने वर्षों में रेपो रेट सस्ता किया, उसके सामने बैंकों ने पर्याप्त मात्रा में अपने लोन दर सस्ते नहीं किए। सो आई एम स्टिल वेटिंग। सेकंड, कुछ और भी ऑब्जर्वेशन उन्होंने शेयर किए। जीएसटी आने पर ये हैंडीक्राफ्ट, लेदर इंडस्ट्री वगैरह में पहले से जरा हो सकता है थोड़ी चीजें और महंगी आपको लगे बिकॉज ऑफ दैट टैक्स, लेकिन दैट विल बी ओनली अ शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन इम्पैक्ट जस्ट लाइक मलेशिया, ऐसा उन्होंने बोला। मतलब इन अदर वर्ड्स ये सेइंग कि ओवरऑल पॉजिटिव इफेक्ट होगा, शॉर्ट टर्म के लिए एक चैलेंज रहेगी कि थोड़ा महंगाई दिखेगा, लेकिन वो उतना जोरदार भी नहीं होगा कि मुझे या मेरे आगे जो आने वाले उर्जित पटेल उन्होंने रेपो रेट बहुत ज्यादा ऊंचा बढ़ा देना पड़े, ऐसी शक्यता मुझे नहीं दिखती है। इसी वक्त के दौरान रघुराम राजन के मेन क्रिटिक सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने उनका भी पूरा क्रिटिसिज्म चल रहा था कि महंगाई दर तो काबू में आ गया है, लेकिन स्टिल दिस रघुराम राजन इज नॉट रिड्यूसिंग द रेपो रेट। उसके चलते लघु उद्योगों को सस्ते में लोन नहीं मिल रही है और उसके चलते इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज बीइंग अफेक्टेड, तो इसके लिए ये रघुराजन जिम्मेदार है, ही इज द विलन वगैरह वगैरह क्रिटिसिज्म चल रहा था। बेसिकली आप रघुराम राजन का 2013 से लेकर 16 का कार्यकाल देखें, उनके सामने एक बड़ी चुनौती हमेशा रही थी इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए स्वाभाविक है उन्होंने रेपो रेट ज्यादा रखने पड़ेंगे, या फिर कि कटौती भी करेंगे तो बहुत फूंक फूंक के करेंगे। सो कोई भी सेंट्रल बैंकर अगर ऐसी पॉलिसी रखता है उसे बोला जाता है हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। महंगाई से लड़ना ही जैसे कि उनका एक उद्देश्य रह गया था। सो बिकॉज ऑफ दिस राजन हॉकिश पॉलिसी भारत के उद्योगों को नुकसान हुआ, ऐसा पूरा क्रिटिसिज्म चल रहा था। राजन ने अपनी बात को रखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि भाई बराबर है, अभी प्याज की अच्छी पैदावार हो गई और वो 10 रुपए किलो में बिक रहा है, बट दैट डजंट मीन कि भाई आगे 6 महीने बाद वो वापस 100 रुपए में चला जाएगा। तो मतलब जैसे बॉल आ रहा है उस हिसाब से मैं इधर बैटिंग करूं, ऐसे काम नहीं हो सकता। आई एम लुकिंग फॉर अ सस्टेनेबल इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो ऐसा नहीं कि आज प्याज 10 रुपए हो गए तो मैं तुरंत अपना रेपो रेट 1% कर दूं और कल कुछ महंगा हो जाए तो मैं तुरंत उसको 10% कर दूं। वी कैन नॉट डू लाइक दिस। तो एक स्टेबिलिटी के साथ धीरे धीरे अगर महंगाई भले सस्ती हुई, ग्रेजुअली वी विल डिक्रीज द रेपो रेट। एंड द वे आई हैव कंडक्टेड माई मॉनेटरी पॉलिसी, तो मैंने हमेशा शॉर्ट टर्म नहीं, एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन रखा है कि महंगाई भी काबू में रहे, अच्छा ग्रोथ भी आ जाए, रोजगार के अवसर बढ़े। तो भले अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई कुछ नुकसान हुआ है, बट इट विल शो इम्पैक्ट आफ्टर 5 to 6 ईयर। आज की तारीख में भारत वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अपना ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा अराउंड $1500 है। तो वी आर एट सच अ लोअर मिडल इनकम ग्रुप। वहां से बढ़ के अगले 5 से 6 साल में ये बढ़ के $6000 जीएनआई पर कैपिटा हो जाए, तब जाके हमको विजिबली कुछ चेंज दिखेंगे कि भाई गरीबी काबू में आई है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ है। सो विद सच ऑब्जेक्टिव्स आई कंडक्टेड माय मॉनेटरी पॉलिसीज। तो जो अच्छा बुरा हुआ वो 5 से 6 साल बाद आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छा, अब हम चलते हैं, मैं वापस रिअपॉइंटमेंट नहीं ले रहा हूँ, सो दुआओं में याद रखना। खैर, उसके बाद सितंबर में वो उनका कार्यकाल समाप्त हुआ एंड देन उर्जित पटेल बिकेम द न्यू गवर्नर। और उसी के साथ साथ ही आरबीआई के एक्ट में जो संशोधन हुआ उस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी भी बनाई गई जिसके चेयरमैन उर्जित पटेल। सो गवर्नर प्लस दिस कमिटी कलेक्टिवली दे स्टार्टेड मेकिंग द पॉलिसी। तो आप देखिए अब न्यूज़पेपर हेडलाइन क्या होगा। अगस्त 2016 में 6.5% था रेपो रेट, उसको कम किया गया अक्टूबर 2016 में उर्जित पटेल की फर्स्ट पॉलिसी में 6.25। तो हेडलाइन क्या बनी? उर्जित पटेल फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, आरबीआई कट्स द इंटरेस्ट रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। क्या कारण? तो उर्जित बेट्स फॉर ग्रोथ इन द फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी। कारण ये बताए गए, उर्जित पटेल एंड दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑब्जर्व्ड कि अब तक हमको एक डर था कि अल नीनो इम्पैक्ट के चलते भारत में अच्छी बारिश नहीं होगी और हमारी पैदावारी पे असर होगा, बट अल नीनो का इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं हुआ है, अच्छी बारिश हुई है, लोगों ने, किसानों ने सॉइंग भी अच्छा किया है, तो आगे चल के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी गोइंग टू इंक्रीज। उस हिसाब से व्यापारी लोग एडवांस परचेज कर पाए, डिमांड में ग्रोथ आए, वो सब सोच के हम लोग अपना रेपो रेट सस्ता कर रहे हैं ताकि बैंक वालों का ब्याज दर भी सस्ता हो। सो फॉर दैट ग्रोथ इंटेंशन आई एम डिक्रीजिंग द रेट। कितना कम किया पॉलिसी रेट? 6.50 से 6.25, मतलब 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इसके अलावा और भी कुछ अनाउंसमेंट किए गए। भारत के अंदर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 4 हैं।
नाबार्ड, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक एंड एक्सिम बैंक। तो ये 4 आईफाई के ऊपर उनको भी कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो अब तक वो बासेल 1 वो नॉर्म के हिसाब से कैपिटल मेंटेन कर रहे थे। उर्जित पटेल ने बोला कि नहीं, आप लोगों ने भी बासेल 3 नॉर्म्स के हिसाब से कैपिटल मेंटेन करना होगा और ये वाला नियम आपको लागू होगा 1 जनवरी 2018 से। ये आईफाई क्या है, बासेल नॉर्म क्या है, आगे हम लेक्चर में देखेंगे। थर्ड, उर्जित पटेल ऑल्सो परमिटेड द स्टार्टअप कंपनीज कि हर फाइनेंशियल ईयर में आप बाहर से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के स्वरूप में $3 मिलियन ला सकते हैं, ताकि वो उतना पैसा आए और आप बढ़िया बढ़िया कुछ बिजनेस एक्सपांशन हो सके। प्रश्न, अगर स्टार्टअप को ऐसी कुछ सुविधा दी जा रही है तो नरेंद्र मोदी या अरुण जेटली ने उसका अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया, और ये मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा भी नहीं है तो ये इधर क्यों बोल रहे को आए। रीजन इज, भारत के अंदर आप बाहर से कितना पैसा फॉरेन करेंसी ला सकते हैं या भारत से कितना रुपया बाहर आप बेच सकते हैं कन्वर्ट करा के, वो सारे के ऊपर भी आरबीआई का कंट्रोल जरूरी है ऑन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। उस हिसाब से कन्वर्टेबिलिटी के वो नियम बनाती है। अदरवाइज एज सच मॉनेटरी पॉलिसी में आप कुछ भी करें और बैक एंड में रूपी डॉलर वगैरह के ऐसा सप्लाई डिमांड में कुछ मिसमैच हो गया, देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स, राइट। सो अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फीमा एक्ट, आरबीआई इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब द लिमिट्स ऑन कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी एंड करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। उस हिसाब से आरबीआई को ये बोलने की सत्ता है कि भाई आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में कितना पैसा ला सकते हो या नहीं ला सकते। सो देयरफॉर उर्जित पटेल अनाउंस दिस मेजर। अब ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी वगैरह क्या है, भविष्य में हम थर्ड पिलर जब पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट वो देखेंगे। खैर, तो ये अपना अक्टूबर 2016 मतलब लास्ट ईयर का चौथे नंबर का पॉलिसी अपडेट हमने देख लिया। देन 2 महीने प्लस आप करो तो दिसंबर 2016 दैट वाज 5th मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। ग्राफ में आप देख सकते हैं 625 था, उतना 625 ही रखा, मतलब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नर उर्जित पटेल कीप्स द रेपो रेट अनचेंज्ड एट 625, दैट वाज द न्यूज़पेपर हेडलाइन। अब ऐसा क्यों किया गया, ये बात उर्जित पटेल ने मानी कि भाई फूड इन्फ्लेशन तो काबू में आ गया है, चीज वस्तुओं मतलब खाद्यान्न के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन हमने जो अब तक रेट कट किए थे, मतलब राजन भाई ने इस साल एक बार किया और मैंने भी एक बार किया अब तक, उस हिसाब से रेपो रेट भले हमने सस्ता किया लेकिन बैंकों ने अब तक अपने ब्याज दर उतने सस्ते नहीं किए हैं। इस कारण से वी आर होल्डिंग वेट एंड वॉच। सेकंड, क्योंकि आपको पता होगा ये अक्टूबर के बाद नवंबर 8 डिमोनेटाइजेशन और उसके बाद ये दिसंबर की पॉलिसी आई, तो वैसे भी ये रेट कट नहीं बनता था बिकॉज उर्जित पटेल वाज होपिंग कि भाई ये ज्यादा जो डिपॉजिट में पैसा आ गया डिमोनेटाइजेशन के बाद, उस हिसाब से बैंक वाले अपने से खुद से समझ के कुछ लोन सस्ते करेंगे। सो दैट वाज अनदर रीजन। थर्ड, डिमोनेटाइजेशन के चलते ये मॉनेटरी पॉलिसी में तो नहीं बोला बट उसके आगे पीछे ही अपडेट्स दिए गए कि इंक्रीमेंटल सीआरआर का नियम किया गया। फिर मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम, वहां पर सीलिंग था 30,000 करोड़, उसको बढ़ा के किया गया 6 लाख करोड़ ताकि उतना ज्यादा किया जा सके और जब इंक्रीमेंटल सीआरआर खत्म हो तो वो पैसा एब्जॉर्ब किया जा सके। वो पुराने वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, वापस चेक कर लेना। एक और बात, डिमोनेटाइजेशन के चलते ये 500 और 1000 के स्पेशल बैंक नोट वो बंद कर दिए गए, तो एज सच करेंसी नोट्स आर कंसिडर्ड लायबिलिटी ऑफ आरबीआई, तो ये लायबिलिटी तो इतने 500,000 की खत्म हो गई। सो इन अ वे दिस इज विंडफॉल प्रॉफिट फॉर आरबीआई। उस पे आरबीआई ने स्पेशल डिविडेंड सरकार को डिक्लेयर करना चाहिए और फिर उससे सरकार ने एनपीए की समस्या या कोई नई बैड बैंक बनाई जाए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम दिया जाए वगैरह, ऐसी पूरी बातें चल रही थी। उर्जित पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि ऑल दिस इज रॉन्ग, डिमोनेटाइजेशन से ये जो नोट बंद हो गए 500,000 के, उसका मतलब ये नहीं कि हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई। इट डज नॉट मीन अ विंडफॉल प्रॉफिट फॉर आरबीआई, हम कोई स्पेशल डिविडेंड सरकार को डिक्लेयर करने वाले हैं नहीं। फिर ये पूरा मसला क्या है वो एनपीए लेक्चर के अंदर हम आराम से वापस देखेंगे कैसे ये विंडफॉल प्रॉफिट है कि नहीं है। साथ ही साथ क्योंकि ये नोटबंदी के बाद लोगों को बैंक की कतारों में खड़ा रहना पड़ा और बहुत नाराजगी हो गई लोगों में कि हमारे बैंक से हमको पैसा नहीं मिला और उन्होंने अपने अलग अलग रिश्तेदारों को और पॉलिटिशियंस को तो सारा एडजस्ट कर दिया। सो देयरफॉर मेनी पीपल वेर अनहैप्पी एंड दे वांटेड टू चेंज देयर बैंक्स, दूसरी बैंक में खाता खोलना है। अगर आप मित्रों मोबाइल कंपनी से नाराज हैं तो अपना देयर इज प्रोविजन फॉर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कि मेरा नंबर लेटर से 9825 कुछ हो, बीएसएनएल से नाराजगी आई कैन शिफ्ट टू रिलायंस और वहां पर भी 9825 ही नंबर रहेगा। लेकिन बैंक अकाउंट में इस प्रकार की पोर्टेबिलिटी नहीं है। मेरा एसबीआई में अगर खाता नंबर हो 1234 और मुझे एसबीआई से नाराजगी है तो मुझे खाता बंद करना पड़ेगा, पैसे निकाल के से आई पुट इट इन एक्सिस बैंक, तो वहां पर मेरा नया अकाउंट होगा, मे बी 3457 ऐसा कुछ हो सकता है। सो बैंक अकाउंट में पोर्टेबिलिटी नहीं है।
उर्जित पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि यस वी विल कंसीडर दिस ऑल्सो, लेकिन वो तभी लागू कर सकते हैं जब हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट बैकएंड में उसके आधार कार्ड के साथ टाइप हो गया हो, तभी एक बैंक से दूसरे बैंक में ये पोर्टेबिलिटी हम सोच सकते हैं। उसके अलावा रेपो रेट, आपको पता है रेपो रेट मतलब आरबीआई के सभी क्लाइंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे रख के शॉर्ट टर्म के लिए उधारी में पैसा लेते हैं, तो ये गिरवे रखने के लिए अब से सरकार के ऑयल बॉन्ड को भी गिरवे रखा जा सकता है, ऐसी एक अनुमति भी दी गई। खैर अपने लिए नहीं, बैंक की परीक्षाओं के लिए देख याद रखना पड़ता है। देन द लास्ट 2016 की, क्योंकि बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है तो मतलब 6 बार बनेगा, तो छठी और आखिरी बार कब बना, फरवरी 2017 के अंदर। वहां पर क्या है 625 और उतना ही है 625। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या थी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, उर्जित पटेल लेड एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इट कीप्स द रेपो रेट अनचेंज पोस्ट बजट 2017। अब उसके क्या कारण दिए गए, एक तो घिसा पिटा कारण वही, वी आर होल्डिंग बिकॉज अब तक हमने जो रेपो रेट में कटौती की है उसके सामने बैंकों ने अपने ब्याज दर पर्याप्त मात्रा में कम नहीं किए हैं, सो वी आर वेटिंग फॉर देम टू डू इट। सेकंड, कुछ नए चीजें अस्तित्व में आ रही है। एक तो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री का ओपेक ग्रुप, उन्होंने तय किया आई थिंक इन दिसंबर कि हम लोग ऑयल प्रोडक्शन को थोड़ा कट करेंगे ताकि ऑयल बैरल के दाम थोड़े बढ़े और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह। तो आप समझिए अगर ओपेक कंट्री से ऑयल प्रोडक्शन कम होगा, विश्व बाजार में क्रूड ऑयल बैरल के दाम बढ़ेंगे, उस हिसाब से भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, राइट, और उस हिसाब से उससे द्वारा जो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सारी चीजों की अंदर हमको महंगाई देखने को मिलेगी। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच कि ये कैसे पूरा ट्रेंड चल रहा है। उस हिसाब से अगर महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है देन इन फ्यूचर आई मे हैव टू इंक्रीज द रेपो रेट, अगर नहीं बढ़ती देन आई मे कंसीडर डिक्रीजिंग इट। सो एट प्रेजेंट वेट एंड वॉच चल रहा है। उसी प्रकार ब्रेक्जिट का रोड मैप बनने की तैयारी हुई, तो फिर यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के अंदर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या रहेगा। उसी प्रकार डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो उनका ये पूरा प्रोटेक्शनिस्ट मेजर, मान लो भविष्य में वो ऐसा भी कर सकते हैं कि भारत और ऐसे देशों से जो भी गाड़ियां या सामान आ रहा है उसके ऊपर अमेरिका ज्यादा ड्यूटी लगा दे वगैरह। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर अब क्या नए आयाम आएंगे वो हमें देखने पड़ेंगे, उस हिसाब से रूपी डॉलर एंड इन्फ्लेशन उसमें नए अपडेट्स। सो एट प्रेजेंट वी विल वेट एंड वॉच, ऐसा उर्जित पटेल ने बोला। देयरफॉर आई एम नॉट चेंजिंग द रेपो रेट। उसके अलावा आपको पता होगा कि डीमोनेटाइजेशन के बाद आप बैंक और एटीएम से कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं उसके ऊपर अलग अलग लिमिट्स तय की गई थी। तो ये छठी पॉलिसी में उर्जित पटेल ने बोला कि अब से 31 मार्च के बाद 13 मार्च के बाद से ये वो सारी कैश विड्रॉल लिमिट समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद आप मन चाहे उतना पैसा निकाल सकते हो अपने खाते से। एंड लास्टली आरबीआई के अंदर 1 अप्रैल 2017 से एक नया एनफोर्स डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट बेसिकली बाकी के सारे आरबीआई के डिपार्टमेंट हैं वो उसको सर्वेलेंस सप्लाई करेंगे कि ये वाले बैंक में ये स्कैम हो रहा है, वो वाले केवाईसी नहीं मान रहे, ये तीसरे बैंक ने फीमा में हमको ये जवाब नहीं दिया वगैरह वगैरह, और उस हिसाब से फिर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट वो एक्शन लेगा। इस प्रकार के नया डिपार्टमेंट बनाया जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। तो मित्रों ये अपना प्रकरण समाप्त हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी के अलग अलग क्वांटिटेटिव टूल्स हमने समझ लिए, थियरी भी देख लिया, और करंट अफेयर्स में लास्ट 1 ईयर के अंदर 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट हुई तो उनका रिव्यू भी ले लिया। सो इन नेक्स्ट लेक्चर देन वी विल मूव टू द क्वालिटेटिव टूल्स और वो पढ़ेंगे। अपनी पुरानी जो L1 सीरीज थी तो वहां पर ये L1 में ये P1 to P4 पावर पॉइंट था मॉनेटरी पॉलिसी क्वांटिटेटिव टूल्स, तो वो पुराना सारा मटेरियल आप समझो कि वो डीमोनेटाइज हो गया या डीकंटेंटाइज हो गया, उसको देखने की जरूरत नहीं। अब से ये केवल नया पावर पॉइंट और नया वीडियो ही आप फोकस करना, और फिर अगले लेक्चर में क्वालिटेटिव जब खत्म हो जाए तो ये पुराना L1 वाला क्वालिटेटिव भी वो भी डीकंटेंटाइज हो गया।